हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और ये क्लास है 12th NCERT मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं विविध प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के सभी क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, a स्टार b इक्वल्स टू मोड ऑफ a माइनस बी तथा ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाएं स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टू आर तथा ओ सच दैट आर क्रॉस आर टू आर पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि स्टार कर्म विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है और ओ साहचर्य है परंतु कर्म विनिमय नहीं है। पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्टार बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि संक्रिया स्टार ओ पर वितरित होती है। क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होता है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। देखिए, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है और मैंने एकदम से पढ़ दिया है, शायद आपकी समझ ना आया हो। तो चलिए मैं इसको 1 बाई 1 एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें लिख लेता हूँ जो जो दिया गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले मैं इसमें लिखता हूँ जो भी दिया गया है। इसमें हमें दो ऑपरेशंस दिए गए हैं, एक तो स्टार और एक ऑपरेशन ओ। किस तरह से दिए गए हैं कि ए स्टार बी अगर है तो वो मोड ऑफ ए माइनस बी के इक्वल होगा तथा ए ओ बी अगर है तो वो ए के इक्वल होगा। राइट, ये दो ऑपरेशन अभी दिए गए हैं। फिर इनका प्रतिचित्रण दिया गया है। देखिए, स्टार का दिया गया है आर क्रॉस आर टू आर और ओ का भी दिया है आर क्रॉस आर टू आर। ठीक है, फिर हमें यहां पर सिद्ध करना है, देखिए हमें ये सिद्ध करना है कि स्टार कर्म विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है। परंतु साहचर्य नहीं है। और फिर ओ के लिए भी इन्होंने कहा है कि ओ, देखिए ओ यहाँ पर ओ के लिए कहा है कि ये साहचर्य है परंतु कर्म विनिमय नहीं है। साहचर्य है परंतु कर्म विनिमय नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहीं तक इसको देखते हैं। इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसको बाद में देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें डिस्ट्रीब्यूशन लो दिया है और थर्ड पार्ट में भी उसको अपोजिट करके पूछा गया है। तो पहले इतना सिद्ध करते हैं। अब देखिए, स्टार के लिए देखिए, स्टार कर्म विनिमय है, ये सिद्ध करेंगे हम। स्टार कर्म विनिमय है। अब देखिए, हमें पहले से ही ये पता है कि स्टार कर्म विनिमय है, तो इसलिए हम इसका जनरल प्रूफ दे सकते हैं। जनरल प्रूफ के लिए हमें कर्म विनिमय में हमें चाहिए होते हैं दो एलिमेंट। तो हम यहाँ पर ए स्टार बी, पहले मैं आपको बता देता हूँ हमें करना क्या है। इसमें हमें दिखाना है ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। राइट, ये हमें इसके लिए शो करना है। ठीक है, तो ए बी हम मान लेते हैं कि ये बिलोंग्स करते हैं आर में, यानी रियल नंबर में। अब ए स्टार बी ये इक्वल्स टू होगा मोड ऑफ ए माइनस बी। ये देखिए हमें दिया गया है। अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेकर इसको बी माइनस ए भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, और मोड की वजह से माइनस हो जाता है प्लस, तो इसको हम मोड ऑफ बी माइनस ए लिख सकते हैं। और अब मोड ऑफ बी माइनस ए की जगह हम किसको रख सकते हैं? बी स्टार ए को रख सकते हैं। तो हमने ए स्टार बी को बी स्टार ए के को दिखाया, तो हमने सिद्ध कर दिया इट इज इम्प्लाई स्टार कर्म विनिमय है। ठीक है, अब देखते हैं
अब सिद्ध करते हैं कि ये साहचर्य नहीं है। देखिए, जब भी हमें साहचर्य नहीं सिद्ध करना होता है तो हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर इसको हम शो करते हैं या प्रूव करते हैं। स्टार साहचर्य नहीं है। इसके लिए देखिए 3 एलिमेंट ले लेते हैं रियल नंबर्स में से 1 2 3। ये रियल नंबर्स में से ले लिए हैं हमने R में से। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ इक्वल ये हमें शो करना है कि 1 स्टार 2 स्टार 3 जो है इक्वल नहीं है 1 स्टार 2 और स्टार 3 के, राइट। तो ले लेते हैं LHS। LHS हो जाएगा इसका 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार एज इट इज। 2 और 3 में डेफिनेशन लगाइए, 2 माइनस 3 मोड ऑफ 2 माइनस 3। 1 स्टार, यहाँ से क्या करें, घटाएं इनको तो -1 आएगा और ये 1 स्टार -1 का मोड 1 हो जाएगा। फिर से इसमें डेफिनेशन लगाएंगे 1 - 1 का मोड, ये आ जाएगा हमारे पास 0 का मोड और इसको हम 0 ही लिखेंगे। ये तो आया इसका LHS। अब बात करते हैं इसके RHS की। RHS देखिए ज़रा, RHS है 1 स्टार 2 स्टार 3। इसमें ये वाला प्रतिबंध लगाइए तो 1 - 2 का मोड हो जाएगा, मोड ऑफ 1 - 2 स्टार 3। ये मोड ऑफ -1 बचेगा स्टार 3 और मोड ऑफ -1 1 के इक्वल होगा 1 स्टार 3। अब इसको हम लिखेंगे मोड ऑफ 1 - 3 और ये हो जाएगा मोड ऑफ -2, जिसको हम 2 लिख सकते हैं। LHS आया था 0, RHS आ गया 2, तो यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आते हैं स्टार साहचर्य नहीं है। ठीक है, ये स्टार के लिए हम प्रूव कर चुके कि ये कर्म विनिमय तो है परंतु साहचर्य नहीं है। अब हमें इसको O के लिए प्रूव करना है। O के लिए क्या है कि O के लिए ये साहचर्य है, O साहचर्य है परंतु कर्म विनिमय नहीं है। देखिए अब O के लिए मैं यहाँ ये जगह यूज कर लेता हूँ। ठीक है, O साहचर्य है। देखिए, जब भी हमें सिद्ध करना होता है कि साहचर्य है तो हम जनरल प्रूफ देंगे। तो इसके लिए हम 3 एलिमेंट A, B एंड C ये ले लेते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में, राइट। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है कि A स्टार B स्टार C इक्वल होना चाहिए A स्टार B और स्टार C के। ठीक है, ले लेते हैं LHS। LHS हो जाएगा A स्टार B स्टार C। ठीक है, A स्टार B स्टार C में ये ऑपरेशन, एक यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। ये ऑपरेशन O है भाई, हम इसको स्टार जिसको लेकर चल रहे हैं ये ऑपरेशन O है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ओके, आपको भी ध्यान रखना है इस चीज़ का, कहीं मेरी तरह गलत मत कर देना, राइट। चलिए AOBOC के लिए देखिए, AOB जब है तो इसका आंसर आता है A, राइट, यानी पहले वाला एलिमेंट। तो BOC के लिए यहाँ आ जाएगा B। अब ये AOB रह जाएगा और AOB को हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन A। तो LHS आ गया ये। RHS देखिए, अब RHS होगा AOBOC। ठीक है, AOB की वैल्यू A आएगी, ONC एज इट इज, और AOC की वैल्यू A, पहले वाला एलिमेंट ही रखना है हमें हमेशा। तो LHS इक्वल्स टू RHS हम देख रहे हैं यहाँ पर, LHS इक्वल्स, तो हम लिखेंगे इट इज इम्प्लाई O साहचर्य है। अब हमें प्रूव करना है इसको कि ये कर्म विनिमय, ओहो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये कर्म विनिमय नहीं है, ऐसा हमें इसको शो करना है। ठीक है, तो स्पेस बनाते हैं इधर कहीं और यहाँ करना शुरू करते हैं। वहाँ के बाद चलिए देखिए, अब हम सिद्ध करेंगे कि O कर्म विनिमय
नहीं है। इसके लिए देखिए ए बी ये हमने ले लिए रियल नंबर से। अब हमें ए ओ बी निकालना है पहले। तो ए ओ बी की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, तथा फिर इनका क्रम बदलो, बी ओ सी निकालो, सॉरी बी ओ ए निकालो। फिर बी ओ ए में बी पहले आ रहा है तो बी इसका आंसर आ जाएगा, राइट। फिर से देखो, ए ओ बी में ए पहले आ रहा है तो ए आंसर, बी ओ ए में बी पहले आ रहा है तो बी आंसर। लेकिन क्या ए और बी इक्वल होते हैं? तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ए ओ बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ओ ए। इट इज इम्प्लाई स्टार ओ कर्म विनिमय नहीं है। ठीक है, तो ये तो होता है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में इसके ये कहा है, देखिए इसको अलग अलग अगर हम तोड़े तो सेकंड पार्ट हम बोल सकते हैं। वैसे तो इसने लिख के नहीं दिया कि सेकंड पार्ट है, राइट। इसके सेकंड पार्ट में कहा है कि ए स्टार बी ओ सी इक्वल्स टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी है, ऐसा भी हमें सिद्ध करना है, राइट। देखिए क्या सिद्ध करना है अब हमें। अब हमें कहा है कि टू प्रूव, सिद्ध कीजिए, ए स्टार बी ओ सी इक्वल्स टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, राइट। ऐसा हमें सिद्ध करना है। चलिए, तो सिद्ध करने के लिए हम LHS और RHS ले लेते हैं। LHS देखिए, LHS है ए स्टार बी ओ सी, राइट। ए स्टार बी ओ सी के बीच ये वाली कंडीशन अगर अप्लाई करें तो बी आएगा, और ए स्टार बी के लिए अप्लाई करें तो मोड ऑफ ए माइनस बी आएगा, राइट। ये तो है LHS की बात। अब करते हैं RHS की बात। RHS ले लेते हैं ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, राइट। ए स्टार बी के लिए मोड ऑफ ए माइनस बी कंडीशन लगेगी, फिर ऑपरेशन ओ, और फिर यहाँ ए स्टार सी के लिए मोड ऑफ ए माइनस सी कंडीशन लगेगी। अब इसको आप ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए। ये ए ओ बी है तो कौन पहले आएगा? ए पहले आ रहा है तो हम मोड ऑफ ए माइनस बी इसको लिख देंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, राइट। अब हम देख रहे हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, तो सिंस LHS इक्वल्स टू RHS इट इज इम्प्लाई ए स्टार बी ओ सी इक्वल्स टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। यहाँ हम लिख देंगे कि ये हो चुका सिद्ध। या इस लाइन को हम कैसे लिख सकते थे कि स्टार कोमा ओ पर वितरित है, वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन लो है ये हमारे पास, जो यहाँ पर हमने प्रूव किया है। अब हमें कहा है नेक्स्ट पार्ट में इसके कि क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित है। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित है। दैट मीन्स हमें पता लगाना है कि क्या ए ओ बी स्टार सी इक्वल होगा ए ओ बी स्टार ए ओ सी के, राइट। चलिए लगा लेते हैं पता। LHS देखिए, LHS इक्वल है ए ओ बी स्टार सी। ये हो जाएगा ए ओ को एज इट इज रखते हुए ये मोड ऑफ बी माइनस सी हो जाएगा। स्टार की यही तो डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसको आप ए पढ़ो, इस पूरे को बी पढ़ो। ये ए ओ बी है और ऑपरेशन है ओ बीच में, तो इसके अकॉर्डिंग ए आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं RHS में। ए ओ बी
स्टार ए ओ सी, राइट। चलिए अब यहाँ ए ओ बी के लिए हम लिख सकते हैं ए, और स्टार ए ओ सी के लिए भी हम लिख सकते हैं ए। अब ये ए स्टार ए का मतलब है कि मोड ऑफ ए माइनस ए, ये आ जाएगा 0 के इक्वल। एल एच एस आया ए और आर एच एस आई 0, तो सिंस एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, और इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इम्प्लाई कि स्टार, ये वाली लाइन लिखनी है हमें, ओ कोमा स्टार पर वितरित नहीं है। ये हो गया प्रूफ इस क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, अगर आपको हर क्लास के बाद क्लास नोट चाहिए तो उनको फाइंड करने का जो तरीका है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको हर क्लास के बाद अपने डाउट पूछने हैं और क्लास नोट्स आपको फाइंड करने हैं तो आप वीडियो को लास्ट से देखें, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स और क्लास नोट फाइंड करने का तरीका बताया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। स्क्रीन पर मैं इसका पिक्चर लगा रहा हूं, आप देखिए वहां पर। इसमें कहा गया है किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए मान लीजिए स्टार सच दैट पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स, जहाँ a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक है तथा पी एक्स के समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय हैं, इस प्रकार की ए इनवर्स इक्वल्स टू ए। राइट, कुछ समझ में तो अभी आया नहीं होगा, तो चलिए समझाता हूं आपको एक एक करके। देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे एक संक्रिया दी है स्टार। ठीक है, तो स्टार किस तरह से दी है कि स्टार डिफाइंड है पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स। राइट, ये पी एक्स क्या है, एक्स के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय है, यानी घात समुच्चय है। राइट, और डिफाइन किस तरह से किया है स्टार को कि ए स्टार बी इक्वल्स टू है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। राइट, ओके। आगे हमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक है। हमें सिद्ध करना है कि हमारे पास जो फाई सेट होता है, एम्प्टी सेट, ये स्टार का तत्समक अवयव है। याद आ रहा है ना कि इसको हमें क्या प्रूव करना है। तत्समक की बता दूं मैं आपको परिभाषा, ये ए स्टार ई इक्वल्स टू ए अगर आए और ई स्टार ए करने पर भी अगर ए आ जाए तो ई को बोलते हैं तत्समक अवयव। राइट, तो यहां हमें इस फाई को दिखाना है तत्समक अवयव। और क्या इसमें कहा है, और हमें कहा है कि पी एक्स के समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, और हमें ये कहा है तथा कि कोई भी एलिमेंट आप ले लो, ए जो होगा ए का इनवर्स होगा। राइट, यानी आपको यहाँ ए इनवर्स इक्वल्स टू ए या ए इक्वल्स टू ए इनवर्स भी प्रूव करना है। अब देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में देखिए, देखो तत्समक के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, तब हम ई को तत्समक अवयव बुलाते हैं। तो यहाँ देखिए तत्समक के लिए हमें क्या करना होगा। तत्समक के लिए यहाँ अगर हम ए ले लेते हैं, ठीक है, एक समुच्चय ए ले लेते हैं, उप समुच्चय है जो कि एक्स का, तो ए स्टार फाई
इक्वल्स टू ए आना चाहिए और फाई स्टार ए भी ए के ही इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये दोनों प्रूव करने हैं ए के इक्वल। नाउ ए स्टार फाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो हम यहां लिखेंगे ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, राइट। ओके, अब देखिए ए में से इम्प्टी सेट निकालो तो ए ही बचेगा। ठीक है, यूनियन खाली सेट में से एक सेट निकालो तो खाली ही बचेगा। और अब देखिए किसी भी सेट का और इम्प्टी सेट का जो यूनियन होगा वो खुद सेट ही होगा। समझ गए ना? अच्छा, अब इसको लेते हैं फाई स्टार ए इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको हम लिखेंगे फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई, राइट। अब फाई में से ए को निकालो, फाई बचेगा भाई, और ए में से फाई को निकालो, ए ही बचेगा, और फाई और ए का यूनियन ए ही होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सिंस ए स्टार फाई इक्वल्स टू फाई स्टार ए, इट इज इम्प्लाई फाई कोमा स्टार का तत्समक अवयव है, राइट। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या बताना है कि ए का इन्वर्स जो है ए के इक्वल है, ए का इन्वर्स ए के इक्वल। तो इसके लिए देखिए ए इन्वर्स के लिए, ठीक है, एक बार ज़रा मैं फिर से इसको पढ़ लेता हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए आपका, मैं आपको क्लियर करा सकूँ। इसमें हमें कहा है कि संक्रिया स्टार का तत्समक है तथा पी एक्स के समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय हैं। ठीक है, यानी समस्त अवयवों का कोई ना कोई इन्वर्स निकल सकता है, इसका कहने का मीन्स इतना ही है। तो इन्वर्स के लिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, इन्वर्स के लिए हमें प्रूव करना होता है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ई आना चाहिए और बी स्टार ए भी ई के इक्वल आना चाहिए। तब हम बी को कहते हैं कि बी क्या है, बी ए का इन्वर्स है। ठीक है, या हम ए इन्वर्स इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमें दो एलिमेंट, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि ए का इन्वर्स ए ही है, तो हम ए स्टार ए लेकर चलेंगे। इसके लिए हमें दिखाना होगा कि ये फाई के इक्वल है, राइट, ये हमें यहाँ पर शो करना है। तो देखिए अब ए स्टार ए इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए माइनस ए और यूनियन ए माइनस ए हो जाएगा, राइट, क्योंकि बी की जगह ए ने ले रखी है। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मतलब है ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। यहाँ बचेगा फाई यूनियन फाई और ये हो जाएगा फाई के इक्वल। इट इज़ इम्प्लाई ए का इन्वर्स खुद ए ही है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रूव, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय 0 1 2 3 4 5 में द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित कीजिए। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी यदि ए प्लस बी लेस देन 6 है और ए प्लस बी माइनस 6 यदि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 6 है। सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक है तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार की 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। ठीक है, समझिए। चलिए एक समुच्चय हमें इसमें दिया गया है ए, मान लीजिए इसको कि ये ए है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, राइट। एक रिलेशन दिया गया है, सॉरी रिलेशन नहीं, ऑपरेशन, ए स्टार बी इक्वल्स टू, ये ए प्लस बी के इक्वल होगा इफ़ ए प्लस बी जो है वो लेस देन 6 आता है, और ए प्लस बी माइनस 6 के इक्वल होगा यदि ए प्लस बी ग्रेटर देन 6 आता है, राइट, और इक्वल भी, ग्रेटर देन और इक्वल 6 आता है। सिद्ध करना है
जीरो स्टार का तत्समक अवयव है, यानी आइडेंटिटी है। तत्समक यानी आइडेंटिटी, राइट। और कहा है तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार की ए इनवर्स जो होगा वो 6 माइनस ए के इक्वल होगा, राइट। चलिए प्रूव करते हैं। इसको मैं टेबल से प्रूव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे टेबल से हम प्रूव कर सकते हैं। इसकी एक टेबल बना लीजिए ऑपरेशन की। यहाँ ऑपरेशन स्टार मैंने लिख दिया, यहाँ 0 से शुरू हुआ है तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ भी 0 1 2 3 4 5, ओके। अब देखिए a प्लस बी को जोड़ना है, अगर 6 से लेस आए तो दोनों का योगफल यहाँ पर लिख देना है। 0 और 0 को जोड़ो 0 आएगा, 0 और 1 को जोड़ो 1, और 1 6 से लेस होता है तो इसलिए 1। 0 और 2 को जोड़ो 2, 0 और 3 को 3, 0 और 4 को 4, 0 और 5 को 5। सभी 6 से छोटे आएंगे तो इसलिए जोड़ करके इनका लिखते जाएंगे हम एज इट इज। 1 और 0 को जोड़ो 1, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, और 1 और 5 देखिए कितने आते हैं, 6 आते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि यदि a और b का जोड़ 6 के बराबर भी आ गया तो उसमें से हमें 6 माइनस करना है, जो भी आंसर बचेगा उसको टेबल में लिखना है। तो यहाँ 0 बचेगा ना। तो अब देखिए 2 और 0 को जोड़ो 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और 2 और 4 आएगा 6, 6 में से 6 घटेंगे 0। 2 और 5 आएगा 7, 7 बड़ा होता है 6 से तो उसमें से 6 घटाना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस, ठीक है। तो यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए होना क्या है, यहाँ 3 4 5, अब ये 0 आप यहाँ से लिखोगे 1 2, अब लिखोगे 4 5, यहाँ 0 1 2 3, आप देख लेना कैलकुलेट करके यही आएगा 5, या 0 1 2 3 4, यानी 0 को हर नेक्स्ट रो में एक प्लेस पीछे करते आना है, ठीक है। ये बन गई टेबल। अब हमसे पूछा है कि नहीं, सिद्ध करने को बोला है कि 0 इसका तत्समक अवयव है। अब टेबल से आप कैसे तत्समक अवयव निकालते हैं ये देखिए। ऐसी कौन सी रो है जो इस पहले वाली रो के इक्वल आई है, तो हम देख रहे हैं 0 वाली रो ऐसी रो है जो स्टार के सामने वाली रो के बिल्कुल इक्वल है, तो हम कहेंगे कि 0 ही इसका तत्समक अवयव है। यहां हम कहेंगे चूंकि, यहां लिखेंगे सारणी से रो फर्स्ट व रो सेकंड समान लिखेंगे, समान है, तथा सेकंड रो यानी रो सेकंड 0 वाली रो है, इसलिए 0 इसका तत्समक अवयव है, ठीक है। ये तो हो गई तत्समक अवयव के बारे में बात। अब हम इनवर्स प्रूव करेंगे कि a का इनवर्स 6 माइनस a है। देखिए इनवर्स के लिए क्या होता है कि अगर हमें a का इनवर्स निकालना है जो कि b है तो उसके लिए e आना चाहिए, यानी आइडेंटिटी आना चाहिए। आफ्टर ऑपरेशन हमारे पास आइडेंटिटी ही मिले, तो यहाँ पर हमारे पास एक a है और एक b है, तो हम देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर 0 कब मिल रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 0 के लिए तो 0 खुद आइडेंटिटी है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 का इनवर्स इक्वल्स टू, इसको छोड़ो भी, राइट, ये गड़बड़ा देगा। 1 से शुरू करो। 1 का इनवर्स हमें टेबल से कैसे चेक करना है, ध्यान से देखना। 1 वाली रो में 0 देखो कहाँ आया है, और 0 के ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है, 0 के ऊपर वाला एलिमेंट है हमारे पास
5, तो हम लिख सकते हैं 1 का इन्वर्स 5। ठीक है, फिर इसी तरह से हम 2 का इन्वर्स लिखेंगे। 2 वाली रो में 0 आया है जिस प्लेस पर, उसके ऊपर है 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। 3 का इन्वर्स देखो, 3 वाली रो में चलो 0 वाला ये है, तो 3 का इन्वर्स 3, और 4 का इन्वर्स 4th रो में चलो, और कॉलम देखो, कॉलम में क्या है, ऊपर 2 है। 5 का इन्वर्स 5 वाली रो में चलो, 0 के ऊपर देखो 1 लिखा हुआ है, राइट। अब क्या हम इस 5 को ऐसे नहीं लिख सकते 6 माइनस 1, इस 4 को ऐसे नहीं लिख सकते 6 माइनस 2, 3 को 6 माइनस 3 नहीं लिख सकते, 4 को 6 माइनस 2, ये 6 माइनस 4 आएगा, राइट, और इसको 6 माइनस 5, है ना। अब यहां हम देखें कि अगर आप यहां a ले रहे हैं और उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं तो वो 6 में से घटकर मिल रहा है, राइट। तो हम यहां कह सकते हैं इट इज इम्प्लाई a का इन्वर्स इक्वल्स टू है 6 माइनस a के। ये हो गया क्वेश्चन का प्रूफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें एक समुच्चय A दिया है जिसमें एलिमेंट दिए हैं -1 0 1 2। एक B समुच्चय दिया है जिसमें एलिमेंट दिए हैं -4 -2 0 2, और एफ जी सच दैट A to B दिया है। fx दिया है x² - x और x बिलोंग्स करता है A में, तथा gx दिया है 2 इंटू मोड ऑफ x -1/2 -1 x बिलोंग्स टू A द्वारा परिभाषित फलन है। क्या f तथा g समान है? अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। और साथ में एक संकेत भी दिया है कि दो फलन f तथा g समान कहलाते हैं यदि f इक्वल्स टू जी हो जाए, यानी प्रत्येक एलिमेंट के लिए इनकी वैल्यू इक्वल हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए दिया है -1 0 1 2, -1 0 1 2, और बी दिया है -4 -2 0 2। बी दिया है -4 -2 0 2, राइट। एफ एक्स दिया है x² - x, जी एक्स दिया है 2 इंटू मोड ऑफ x -1/2 -1, राइट। हमें f और g को समान दिखाना है, पता करना है कि है या नहीं है समान। तो अब देखिए, जैसा कि हमें कहा गया है कि इसके लिए f इक्वल्स टू जी ए अगर हो जाता है तो ये समान हो जाएंगे। तो हम यहाँ a में से एक एलिमेंट ले लेते हैं -1, और इसके लिए f -1 देखते हैं कितना आएगा। -1 का स्क्वायर -1, 1 और माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, 1 + 1 = 2। ये आएगा हमारे पास इसमें f -1। अब हम देखते हैं कि इसमें g -1 कितना आएगा। g -1 इक्वल होगा 2 इंटू -1 -1/2 -1, राइट। तो 2 इंटू ये हो जाएगा मोड ऑफ -3/2 और -1, ये हो जाएगा 2 इंटू मोड ऑफ -1/2 -3/2 जो होगा वो 3/2 हो जाएगा -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 बचेंगे, राइट। तो हम यहाँ कह सकते हैं हैंस f of -1 इक्वल्स टू g of -1 हो गया, राइट। देखते हैं अब 0 के लिए, तो यहाँ लेते हैं हम f0 के लिए 0² - 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर देखते हैं इसको g0 के लिए, ये 2 इंटू मोड ऑफ 0 -1/2 -1 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी हमें क्या मिल गया कि f0 मिल गया इक्वल g0 के। अब हम देखते हैं थर्ड एलिमेंट 1 के लिए, f1, 1 का स्क्वायर -1, ये 1 - 1 इक्वल्स टू 0 होगा। देखते हैं g
वन के लिए, G1 के लिए 2 इंटू 1 माइनस 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी हमें मिल चुका, हेंस F1 इक्वल्स टू G1, राइट। फिर हम देखते हैं एलिमेंट 2 के लिए। F2 देखिए, F2 होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, 4 माइनस 2, ये 2 आ जाएगा। फिर देखते हैं G2 कितना आएगा। G2 के लिए 2 इंटू 2 माइनस 1/2 माइनस 1, और ये 2 इंटू 3/2 आ जाएगा यहाँ, माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ भी हमारे पास आ गया F2 इक्वल्स टू G2। तो यहाँ लिखेंगे इट इज इम्प्लाई FA इक्वल्स टू GA। ये सभी एलिमेंट्स के लिए ऐसे ही आता जाएगा। इट इज इम्प्लाई हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F तथा G समान है, F तथा G समान है, और ये हो जाएगा प्रूफ इस क्वेश्चन नंबर 15 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि A इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, एक समुच्चय दे दिया गया है A 1 2 3 हो, तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है। तो देखिए ऐसे संबंधों की संख्या केवल एक होगी, और मैं बताता हूँ कि वो कैसे आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर A हमें दिया गया है 1 2 3। तो अब हमें यहाँ पर एक रिलेशन R इस तरह से बनाना है कि ये रिलेशन R स्वतुल्य तथा सममित हो लेकिन संक्रामक ना हो। स्वतुल्य तथा सममित हो लेकिन संक्रामक ना हो। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ 1 1 2 2 और 3 3 लेंगे। ये तीनों एलिमेंट हमें स्वतुल्य के लिए लेने होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे सममित भी, इसको हमें दिखाना है। तो 1 2 अगर लिया तो 2 1 भी लेना होगा, 1 3 अगर लिया तो 3 1 भी लेना होगा। अब इसको सममित और स्वतुल्य तो हमें दर्शाना था लेकिन संक्रामक नहीं दर्शाना था। तो स्वतुल्य के लिए देखिए 1 1 2 2 3 3 इसमें है, 1 2 अगर है तो 2 1 भी है, 1 3 अगर है तो 3 1 भी है। लेकिन संक्रामक के लिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पर संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर A B बिलोंग्स करते हैं R में और B C बिलोंग्स करते हैं R में, तो इम्प्लाइज दैट A C भी बिलोंग्स करने चाहिए R में, राइट। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इसको और इसको, 3 1 बिलोंग्स करता है R में, तथा 1 2 भी तो बिलोंग्स करता है R में। अब यहाँ देखिए A B और B C, ये A C इट इज इम्प्लाई ये -3 और 2, तो क्या ये है इस R में? यहाँ कहीं R में आपको 3 और 2 दिखता है? नहीं दिखता ना, तो 3 और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इट इज इम्प्लाई R संक्रामक नहीं है। और ऐसा केवल एक ही रिलेशन हम बना पाएंगे, चाहे एलिमेंट आप बदलते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बनेगा एक ही। आप चाहे कितनी भी ट्राई करोगे एक बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला है कि A बराबर 1 2 3, A बराबर 1 2 3, ठीक है, और अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बताइए। इसमें अवयव 1 2 होना चाहिए और ये तुल्यता संबंधों की संख्या हमें इसमें बतानी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि तुल्यता संबंधों की जो संख्या होगी वो 2 मिलेगी हमें यहाँ पर। अब वो कौन कौन सी होंगी, देखिए एक रिलेशन हमने ये ले लिया यहाँ पर। तुल्यता संबंध आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है। तो स्वतुल्य के लिए मैं यहाँ पर 1 1 2 2 और 3 3 ले रहा हूँ।
सममित के लिए 1 2 2 1 ले लिया मैंने, राइट। अब इसको अगर हम यहीं रोक लें, एलिमेंट चाहे हम यहाँ 1 3 3 1 रख लें या 2 3 3 2 रख लें, लेकिन इस तरह के दो ही हम एग्जाम्पल खोज पाएंगे। देखिए कैसे, अब 1 1 2 2 3 3 है तो इसलिए सब स्वतुल्य है, 1 2 और 2 1 है इसलिए सममित है। अब देखिए 1 2 है 2 1 है, ये बी का काम अगर कर रहा है तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 1 भी इसी में बिलोंग्स कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये स्वतुल्य हो जाएगा, सॉरी तुल्यता हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरे के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 1 1 2 2 3 3, राइट। सममित भी इसको बनाना है तो 1 2 अगर लिया 2 1 भी लेना पड़ेगा। अब मैं इसमें एलिमेंट का जो नंबर्स है, एलिमेंट की जो संख्या है वो बढ़ा रहा हूँ, मैं इसमें 1 3 भी ले रहा हूँ तो मुझको 3 1 भी लेना पड़ेगा, और इसमें मैं 2 3 भी ले रहा हूँ तो मुझको 3 2 भी लेना पड़ेगा, राइट। अब आप देख सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 इसमें है तो ये स्वतुल्य है, 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है। अब देख लेते हैं कि क्या ये संक्रामक भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए हमारे पास 1 2 है और 2 3 भी है इसी में, तो क्या 1 3 है? जी बिल्कुल 1 3 है। तो इस तरह से ये केवल दो ही एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो तुल्यता संबंध स्थापित कर पाएंगे इस सेट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, देखिए ज़रा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में कहा है 2, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक प्रतिचित्रण दिया है f such that r to r, ये हमें एक फलन दिया गया है, ठीक है। ये हमें एक फलन दिया है और एक चिन्ह फलन हमें दिया है fx इक्वल्स टू, fx की वैल्यू 1 होगी अगर ये 0 से बड़ा है, और इसकी वैल्यू 0 होगी अगर ये 0 के बराबर है, अगर x 0 के बराबर है, और इसकी वैल्यू -1 होगी अगर x 0 से छोटा है, राइट। फिर एक और हमें फलन दिया है g such that r to r, g such that r to r, और gx हमें दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, महत्तम पूर्णांक फलन दिया है x का, ठीक है। फिर हमें कहा है कि क्या एफ ओ जी और जी ओ एफ अंतराल 0 1 में संपाती है, क्या एफ ओ जी तथा जी ओ एफ अंतराल 0 1 में संपाती है, ठीक है। 0 1 का मतलब यहाँ देखिए कि x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा, राइट। अब मैं पहले आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता देता हूँ। ये हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास 0.4 कहीं लिखा हुआ है, अब 0.4 किसके बीच का नंबर होता है, 0 और 1 के बीच का नंबर होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि इसकी वैल्यू जो पहले वाला लेस वाली वैल्यू है वो हो जाएगी, तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। अगर कहीं 1.4 लिखा हुआ है या 1.5 या 1.8 अगर लिखा हुआ है तो 1.8 किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है, और उनमें से लेस कौन है, 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब पहले यहाँ आपको ये देखना है कि यदि ठीक है, यदि x जो है वो हमारे पास 1 हो जाए तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 1 ही आएगी, और यदि हमारे पास x जो है वो 0 और 1 के बीच हो जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 0 आएगी, राइट। अभी हम इसका यूज करेंगे आगे। अब देखते हैं हम इसमें, अब हमें कहा गया है कि अंतराल 0 1 में संपाती का मतलब समझिए, संपाती का मतलब है कि दोनों की इक्वल वैल्यू आ जानी चाहिए। तो हम इक्वल वैल्यू के लिए इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब हम शुरू में चेक करेंगे एफ ओ जी।
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। और जी एक्स किसके इक्वल है? जी एक्स इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब यहाँ देखिए दो केसेस बनेंगे। दो केसेस कौन से बनेंगे कि अगर ये एक के बराबर है, अगर ये x जो है एक के बराबर है, तो हमारे पास यहाँ जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम f1 लिखेंगे। और अगर ये x जो है वो 0 और 1 के बीच में आता है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और यहाँ हम f0 लिखेंगे, राइट। अब ये भी देखिए ज़रा कि f1 की वैल्यू क्या होगी। f1 की वैल्यू होगी, यहाँ देखिए x इक्वल्स 1, और यहाँ कहा है कि यदि x 0 से बड़ा है तो 1 आएगी। तो 1 तो 0 से बड़ा होता है ना, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1 अगर x बड़ा है 1 से। और ये कहा है कि अगर x छोटा है 1 से और बड़ा है 0 से, छोटा है 1 से और बड़ा है 0 से, तो ये वाली जो कंडीशन है इसको तो हम अटेम्प्ट करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो ये 0 से छोटा चला गया। और इसमें 1 से बड़ा, 0 से बड़ा, और तो हम ये वाली कंडीशन अटेम्प्ट कर लेते हैं, राइट। 0 अगर ये बीच में है x और 1 के, राइट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब हम f और g तो निकाल चुके, अब हमें g ओ f निकालना है। g ऑफ एफ एक्स हो जाएगा ये, g ऑफ एफ एक्स, राइट। और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है क्या? एफ एक्स की वैल्यू देखिए, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये 3 वैल्यूज़, तीनों में से कोई भी आ सकती है। तो हम चेक करेंगे x बिलोंग्स टू 0 और 1 के लिए। दैट मीन्स मुझे इसको चेक करना है कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए हम क्या वैल्यू लेंगे यहाँ पर, जब ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो एफ एक्स की वैल्यू ली जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू इस अवस्था में ली जाएगी 1, राइट। ये है 1, ये 0 से बड़ा है ना, 1 से छोटा है, तो 0 से बड़े वाले के लिए हम एफ एक्स की वैल्यू लेंगे 1, ओके। फिर देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, तो इसको हम g1 लिख सकते हैं। अब g1 देखिए, g1 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब हम देख रहे हैं कि f और g की वैल्यू तो है हमारे पास 0, और इसी कंडीशन में यानी इसी अंतराल में f ऑफ g ओ f की वैल्यू है हमारे पास 1, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस f ओ g। इससे पहले हम ये लिख दें x बिलोंग्स टू 0 1 के लिए f ओ जी एक्स इक्वल्स टू है 0 के, ये देख सकते हैं आप। और g ऑफ f ये इक्वल्स टू है 1 के, तो सिंस f ओ g इज़ नॉट इक्वल्स टू g ओ f, इट इज़ इम्प्लाई ये समपाती नहीं है, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 19 है, समुच्चय ए बी दिया हुआ है और कहा है कि द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या के लिए सूत्र, संक्रियाओं की संख्या, इसके लिए सूत्र होता है 2 की पावर n। अब ये n है क्या? n है नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या किसी भी समुच्चय के। अब हम ये भी जानते हैं कि जो स्टार होता है हमारे पास वो कैसे डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है s क्रॉस s टू s। शुरुआत जब करी थी बाइनरी ऑपरेशन की तब मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आप इसको मान लीजिए s, तो s क्रॉस s आपको पहले निकालना होगा, s क्रॉस s। इसके लिए हम क्या करेंगे, a b को क्रॉस मल्टीप्लाई
यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी के साथ ही, राइट। और अब हम देखेंगे कितने एलिमेंट एस क्रॉस एस में बनेंगे। ए बी, बी ए और बी बी, कितने एलिमेंट बने? 4 एलिमेंट बने। तो जो बाइनरी ऑपरेशंस का नंबर्स होगा यानी द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, ये इक्वल हो जाएगी 2 की पावर, यहां देखिए 4 एलिमेंट आए हैं, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। और ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसमें? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। अब चलिए आपको मैं बता देता हूं कि आपको अगर क्लास नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है।